हेलो फ्रेंड्स, इंडियन क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं अपिल धाकड़ आपके साथ आज एक और नया सेट लेकर आ गया हूँ कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी के सीरीज में। यह पेपर 2017 में 21 अगस्त को हुआ था। ये डे 3 का पेपर है और ये हमारा सेट नंबर जो होगा, ये हमारा सेट नंबर होगा 6। इसमें भी हम मैथ और रीजनिंग के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जो भी आपका 2021-22 में जो एग्ज़ाम होगा पुलिस कांस्टेबल में, उसमें आपको अच्छे से मदद मिल सके। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ध्यान से देखिए, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं, हमारे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रवि सुमित से 7 स्थान आगे बैठा हुआ है। यदि सुमित का स्थान अंत से 17वां है तो प्रारंभ से रवि का स्थान क्या होगा? देखिए, ये हम मान के चलते हैं कि हमारे पास लाइन है। यहाँ से हमने कोई एक पॉइंट मान लिया, ये नंबर यहाँ से राइट तरफ से यदि हम ले रहे हैं तो ये हमारा कितना है? 17वां नंबर है। आर जो मैं बता रहा हूँ वो राइट तरफ से ले रहे हैं, हमारा कितना नंबर हो जाएगा? 17वां हो जाएगा। और यहाँ पे 17वें नंबर पे कौन बैठा हुआ है? 17वें नंबर पे बैठा हुआ है सुमित। इस 17वें नंबर पे हमारा कौन व्यक्ति बैठा हुआ है? इस 17वें नंबर पे बैठा हुआ है सुमित। ओके, अब यहाँ से सात सात आगे ये लिखा हुआ है ना, 7 स्थान आगे कौन बैठा है? रवि बैठा है। तो 7 स्थान बढ़ा दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ठीक है, अब ये जो रवि है, रवि कितने स्थान पे हो गया? राइट तरफ से यदि मैं देखूं तो रवि कितने दूर हो गया? देखो 17 तो ये हो ही गया था। ठीक, 17 तो यहाँ पे हो गया था। 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये है जो रवि जो बैठा है, रवि यहाँ पे बैठा है। रवि जो यहाँ पे बैठा है वो कितने नंबर पे बैठा है? 24 नंबर पे बैठा है। ठीक, तो अब इसमें एक हम फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है। आपने नहीं पढ़ा होगा, मैं बता देता हूँ। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि लेफ्ट से, ये देखिए कि रवि का स्थान प्रारंभ से क्या होगा, तो मतलब इस तरफ से पूछा हुआ है, यही तो होता है हमारा प्रारंभ। प्रारंभ में मतलब लेफ्ट से पूछा हुआ है। तब आप इस फॉर्मूले को क्या कर दो? इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू रख दो। देखिए टी, टी यानी क्या होता है? ये जो टी है, टी का मतलब होता है टोटल। तो टोटल मेरे पास कितने हैं? 39 स्टूडेंट है। एल मतलब लेफ्ट, लेफ्ट की वैल्यू पूछी है। आर से मैंने वैल्यू निकाल ली है, जो एक मेरी फाइनल वैल्यू आर से निकल कर आई है, ये वाली। आर से जो फाइनल वैल्यू निकल के आई वो मेरी कितनी है? वो वैल्यू मेरी कितनी है? एक मिनट हटा देता हूँ। वो वैल्यू मेरी कितनी है? वो वैल्यू मेरी है 24। और यहाँ पे रखेंगे -1। ठीक, इसको मैं आगे यदि मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 39 को यही रहने दो, मैं 24 को इस तरफ करूंगा और +1 करूंगा, और यहाँ से मेरी एल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस प्रकार एल की वैल्यू मेरी निकल के कितनी आ जाएगी? 16। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें एक ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए, तब आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखिए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 5/2 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट होगा? देखिए, अब हमको इसमें नंबर तो हमें दिए ही नहीं है, तो अब नंबर क्या मान लो? एक नंबर मान लो x, और जो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर मान लो y। इन दोनों का जो एडिशन हम कर रहे हैं वो किसके इक्वल दिया हुआ है? वो इक्वल दिया हुआ है 5/2 इंटू पहली संख्या के इक्वल दिया हुआ है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। इस 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और 5 का उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x 2y इज इक्वल टू 5x। ठीक, इसको जब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये तो बचेगा 2y। यहाँ पे जब हम करेंगे वैल्यू को, ये हो जाएगा 3x। जब इस वाली ये जो 1 है इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे तो वैल्यू माइनस में हो जाएगी, तो हमारा कितना बचेगा? 3x। तो y को यहीं रहने दो, सॉरी इसको हटा देते हैं, y को यहीं रहने दो। देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2y। ठीक, ये हो गया मेरा ये मेरा क्या हो गया? 3 को हमने यहीं रहने दिया, इसमें से x निकाल के नीचे लिख दिया, और यहाँ पे जो 2 है ना, इस 2 को भी हम नीचे ले आएंगे। तो इस 2 को मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, तो हमारी ये जो फाइनल वैल्यू बन के कितनी आ जाएगी? 3/2। तो अब हमसे आगे क्या पूछा हुआ है? हमसे आगे पूछा हुआ है कि दूसरी संख्या, मतलब जो दूसरी संख्या क्या है? 3, पहली संख्या का कितना परसेंट है? तो पहली संख्या को ऊपर रख दो, नीचे रख दो दूसरी संख्या, ये रख दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 66.2/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 वर्ष पश्चात खान की आयु 5 वर्ष पहले उसकी आयु का 5 गुना होगी, तो खान की वर्तमान आयु क्या है। तो देखो, यदि बार कभी भी पास्ट में दी रही है ना, तो आप पास्ट की वैल्यू को ही एक्स मान लिया करो। मैं ये बार करता हूँ कि पास्ट में, पास्ट यानी होता है पहले, ये तो आपको पता ही होगा। पास्ट में मैं वैल्यू क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। तो मेरी जो प्रेजेंट में होगी, प्रेजेंट में क्या होगी, 5 साल पहले यदि एक्स है, तो जब मैं उसे प्रेजेंट में लेके आऊंगा तो पास्ट में मेरे को 5 साल जोड़ने पड़ेंगे। फिर जब मैं फ्यूचर की बात करता हूँ, तो फ्यूचर में वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 20। क्यों ये 20 हो जाएगी, क्योंकि उसने बोला है 15 साल बाद। 15, ये 15 साल बाद, 15 साल बाद 15, मतलब इसमें मुझे जोड़ना पड़ेंगे। अब ये बोल रहा है कि 15 साल बाद क्या होगा, एक मिनट मोबाइल साइलेंट हो जाओ यार। 15 साल बाद जो क्या होगा, एक मिनट, हाँ ठीक है। 15 साल बाद इसकी जो आयु है वो 5 गुनी हो जाएगी, किससे, 5 साल पहले की आयु से। तो 5 साल पहले की आयु क्या है, एक्स। 15 साल बाद की आयु कितनी है, एक्स प्लस 20। तो ये कितनी हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 5 गुना, किससे, 15 साल वाली आयु से। ठीक, तो आप x को इस तरफ लेकर आएंगे, तो आपका कितना बचेगा, 4x। 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। तो x की वैल्यू यदि मैं निकालूं, तो x की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ जाएगी, 5। यदि x की वैल्यू 5 निकल के आ गई, तो उसने प्रेजेंट की एज पूछी है, तो प्रेजेंट की एज कौन सी है, ये वाली है। तो मैं x में 5 जोड़ दूंगा, मतलब 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे क्या कह रहा है, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक विद्यार्थी ने कक्षा को छोड़ दिया, 20 वर्ष बाद एक नया विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो गया, तो कक्षा का नया औसत क्या होगा। तो सिंपल तरीके से कर लीजिए। हमें देखो, जो औसत जो होता है, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। औसत का जो मेरा फॉर्मूला होता है, ऊपर मेरा क्या आता है, ऊपर आता है सम। यदि मैं हिंदी में बात करता हूँ, तो हिंदी में मैं क्या लिखता हूँ, ऊपर मेरा क्या आता है, ऊपर आता है योग, और नीचे क्या आता है, टोटल क्वांटिटी। ठीक, कुल संख्या। ये मेरा औसत का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। अब देखिए, हमारा जो एवरेज दिया हुआ है, पहले 15 विद्यार्थियों का जो एवरेज दिया है वो कितना दिया है, 20 दिया है। तो एवरेज कितना दिया है, 20। ठीक, कितने विद्यार्थियों का, 15 विद्यार्थियों का। तो हम योग निकाल लेंगे यहाँ से, योग निकाल के हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा, हमारा योग बन जाएगा 300। ठीक, ये हमारा योग बन गया। अब इसमें क्या किया है, एक इसमें 20 साल का विद्यार्थी चला गया है, 20 वर्ष के विद्यार्थी, एक एक विद्यार्थी ने कक्षा छोड़ दी, और 20 वर्ष का एक नया विद्यार्थी उसमें शामिल हो गया। ठीक, एक व्यक्ति ने कक्षा छोड़ दी और 20 वर्ष का एक विद्यार्थी उसमें शामिल हो गया। कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट। वन स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास एंड न्यू स्टूडेंट ऑफ 20 years has joined the class. What is the new average? वन स्टूडेंट has left the class. क्वेश्चन कुछ सही नहीं लग रहा है यार, ये कैसा है। 20 वर्ष का एक नया विद्यार्थी उस कक्षा में शामिल हुआ, कक्षा का नया अवसर क्या है। एक विद्यार्थी ने कक्षा छोड़ दिया, क्वेश्चन भाई सही नहीं है यार, ये छोड़ दो इसको। हम्म, सही नहीं है। विद्यार्थी छोड़ दिया, पर भैया किस डेट का छोड़ के गया, क्या हुआ, और नए व्यक्ति के आने से क्या हुआ है, तो क्वेश्चन में कुछ एरर होगा। क्योंकि आपको जब तक ये नहीं पता कि किस एज का व्यक्ति छोड़ के गया है, तब तक तो आप हो ही नहीं सकता। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक अटैची को 10% के लाभ पर बेचा गया है। यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम होता इसे, और 7%, 7 रुपये अधिक पर बेचा जाता, तो लाभ 20% होता। अटैची का क्रय मूल्य बहुत फिक्स्ड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, कोई भी एग्जाम हो सब में ही आते हैं। तो देखो, हम सीपी कितना मान लेते हैं, क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपये। तो इसको बेचा कितने में जा रहा है, स्टार्टिंग में बेचा जा रहा है 10% लाभ पर, मतलब कितने में बेचा जा रहा है, 110 रुपये में बेचा जा रहा होगा। 10% लाभ मतलब 110 रुपये। अब इसने क्या किया, सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि ये 95 रुपये कम में बेचा होता, सॉरी मतलब 5% कम में बेचा होता, मतलब इसे 95 में बेचते, तो इस पर हमें 20% का लाभ होता है। ये जो वाला जो पैसा है ना, 7 रुपये, इसको अभी भूल जाओ एक मिनट ना। बस इतना याद रखो, यदि 95 मतलब 5% कम में बेचा होता, तो आपको प्रॉफिट कितना होता, 120 का, मतलब 20% का होता। तो 20% का प्रॉफिट निकाल दो, कितना हो जाएगा, सोल्व करो।
ये 6, ये 5, 5 से गया 19 बार। तो हमारा आंसर कितना, ये कितना आ जाएगा 114। ठीक, 110 की चीज अब 114 में बेची जा रही है। कितने का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस। ये 4 बराबर ही दिया रहता है, ये 7, 4 बराबर 7 दिया है। तो जब एक की वैल्यू निकालेंगे तो एक की वैल्यू निकलेगी 7/4। हमसे पूछा क्या है, सीपी पूछा है, हमने सीपी स्टार्टिंग में 100 माना था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 175। क्या आएगा, 175, ये आंसर है। बहुत सिंपल है, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और बस मैं वही बोलूँगा, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें और शेयर भी कर दो साथ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जब एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचा जाता है तो एक विक्रेता जो है उसको 20% की हानि होती है। यदि उसे 27 रुपये में बेचा जाता तो उस पर लाभ होता है हानि। ये तो बहुत सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखो अभी क्या है, 24 रुपये में बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है। तो देखो ये हमें दिया हुआ है एसपी कितना, मतलब सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 24 दिया हुआ है। और हमें लॉस भी दिया हुआ है, लॉस है सॉरी ना, लॉस हमें कितना दिया हुआ है 20%। तो भैया हमें ये तो बताओ कि सीपी क्या है, क्रय मूल्य क्या है। तो हम मान लेते हैं कि सीपी का जो 20% लॉस हुआ है ना, तो मैंने हमेशा बोला है कि जो बचता है वही हम लिखते हैं। तो 20% का लॉस तो हो ही गया है, तो हमारे पास वैल्यू बची कितनी है 80%। सीपी का 80% हमें कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। इसको ये काटा, इससे ये गया 3 बार, और जब इसको हमने फाइनली सॉल्व किया तो आपका सीपी निकल के कितना आ गया 30 रुपये। मतलब 30 रुपये है उसकी ओरिजिनल कीमत, बाद में इसे कितने रुपए में बेच रहा है, 27 रुपये में बेच रहा है, मतलब 3 रुपये की हानि। 3 आंसर ये रहा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें तो मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। कोई भी संख्या x मान लो, x का 16% निकाल दो, कितना है 192। इसको सॉल्व करना, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x और y की आयु का जो अनुपात दिया है वो दिया है 5:4। ठीक है, 25 साल बाद उनकी आयु का जो अनुपात है उसमें जो डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, 20 का डिफरेंस होता है। तो x की आपको वर्तमान आयु बताना है। चलिए इसको करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x और यहाँ लिखते हैं y। यहाँ पे कितना दिया है 5:4 दिया हुआ है। तो 25 साल बाद इनकी आयु का अंतर 20 होगा। यार एक बात बताओ भैया, हम 25 साल बाद बात कर रहे हैं या 20 साल बाद बात कर रहे हैं, 30 साल बात कर रहे हैं, आप कभी भी डिफरेंस निकालोगे ना, इसको तो डिफरेंस हमेशा सेम ही आता है। यदि मान के चलो, एक एग्जाम्पल ले लो कि मैं एक पिता की बात कर रहा हूँ, कोई एक पिता है और उसका एक बेटा है। उनकी जो आयु का अंतर आज है वो है 10 साल है। मतलब जो पिता है वो 30 साल के हैं और बेटा जो है वो 10 साल का है। तो इन दो की जो आयु में अंतर है प्रेजेंट समय में वो 20 साल है। तो अब भैया मैं आज देख रहा हूँ, तो मैं यदि इन्हें 10 साल बाद भी देखूंगा तब भी अंतर 20 ही रहेगा, क्योंकि एज तो दोनों की ही बढ़ेगी। समझ आया, तो यही कंसेप्ट इसमें लगेगा। तो इसमें अल्टीमेटली ये दिया हुआ है कि इन दोनों का ही डिफरेंस हमको दिया हुआ है, कितना 20 दिया हुआ है। ये 25 का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे, देखो जब भी कोई रेशो में फॉर्म में होती है तो हम एक्स के फॉर्म में मान लेते हैं उसे। ठीक, एक्स साथ में लिख देते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 5x और 4x का, वो कितना आएगा 20 आएगा। तो उसने पूछी क्या है कि आप एक्स की एज बताओ, तो एक्स की एज हमने क्या मानी 5x मानी है, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 100। तो ये रहा है आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक तैराक स्थिर जल में 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तैर सकता है, तो 25 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा। कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखो हमारा क्या होता है, S बराबर D/T होता है। दूरी बराबर सॉरी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब बस इसमें एक चीज़ याद ये रखनी है कि यहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया है और यहाँ पे वैल्यू हमें मिनट में दी है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लो। जब आप मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसका, 60 का। जब आप 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1500। ठीक, 25 15, हाँ ठीक है 1500 आ जाएगी। अब सीधा ये हमारी क्या निकल के आ गई, ये हमारा निकल के आ गया टी। स्पीड हमारी दी हुई है, स्पीड कितनी दी है 0.5। डी हमें निकालना है, ये हमारा कितना आ गया 1500। तो फाइनली जब आप यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे तो 7.5 आ ही जाएगा, 15×7 175 होता मतलब, क्योंकि ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 पुरुष एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 26 दिन में। 18 पुरुष एक काम को 26 दिन में कर सकते हैं, तो 13 पुरुष उस काम को कितने में करेंगे। तो 13 से डिवाइड लगा तो कितना आ जाएगा 36। ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो इनमें अपन को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, 270 के दो भागों को
इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 3 गुना, दूसरे भाग के 2 गुने, सॉरी पहले भाग के 3 गुने और दूसरे भाग के 2 गुने का योग 630 है। तो हम देखो ऐसा कर लेते हैं इसको कि हमें नहीं पता कि किस किस में बांट रहे हैं, ठीक। तो आप इसको 2 भागों में बांट रहे हैं, तो एक भाग को हम यदि x मान लें तो दूसरा भाग हमारा क्या हो जाएगा, 270 माइनस एक्स। इसी में तो हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। एक भाग यदि हमारा ऐसा हो जाएगा तो दूसरा भाग हम क्या मान लेते हैं, 270 माइनस एक्स। तो इसमें क्या किया है, पहले भाग का 3 गुना, पहला भाग मतलब कितना है, ये है 3 गुना, दूसरे भाग के 2 गुने, दूसरे भाग में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुने का जो योग है मतलब एडिशन है वो कितना है, 630 है, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो 90 आ जाएगा। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ आएंगे स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन उन्हें हम ज़्यादा टाइम के साथ करते हैं, ठीक। यदि एक रेखा जो कि 10 मीटर लंबी है, ठीक, यदि एक रेखा 10 मीटर लंबी है, उसे 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाना है, उसे 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाना है, तब दोनों परिणामी रेखाओं की लंबाई क्या होगी। अरे यार ये तो कुछ भी नहीं, देखो 10 टोटल हमें किस में डिवाइड किया जाना है, 3/3:5 में। तो ये हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ, इन दोनों का जो रेशो दिया है, रेशो का ही एडिशन हमें दिया है 10, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल लंबाई में 8 से पहले करेंगे डिवाइड, तो कितना हमारा आंसर आएगा, कुछ भी आए इसको यहीं पे छोड़ दो। फिर हम क्या करेंगे, हम किसी एक की वैल्यू निकाल लो, 3 की वैल्यू निकाल लो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा ऊपर हो जाएगा 5, ये नीचे हो जाएगा 4। ऊपर कितना हो जाएगा, 5 या 15 और ये हो जाएगा 4। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखो और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5/4 आ जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। और इसे और यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 3.5 के आसपास आ जाएगा, ठीक, 3.75। ये हमारा आंसर है, डायरेक्टली आ जाएगा। अगला देखो, क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना किसी भी टी से बड़ा है। जब इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उतना ही छोटा है जितना बड़ा है, तो आयु का अंतर क्या होगा। एक मिनट, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना टी से बड़ा है, यदि टी आर आर एडिशन दिया है, कोई मतलब नहीं, ये तो हमारा डाटा ही अपर्याप्त है, इसमें भी दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, डाटा अपर्याप्त क्यों है, देखो जरा, क्यू जो है वो आर से उतना ही छोटा है जितना टी से बड़ा है, तो हम मान लेते हैं कि क्यू हमारा बीच में होगा, वो आर से उतना ही छोटा है, तो ये जो है ये छोटा है किससे, आर से, जितना कि वो टी से बड़ा है, ठीक है। टी से हमने बड़ा कर दिया। आगे दिया कि आर और टी की आयु का योग 50 है, आर और टी की आयु का योग जो है वो मेरा कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो आर और क्यू की आयु का अंतर निकालो। भैया हमें ये तो बताओ कि ये यदि हम निकाल भी देते हैं, आपने 50 दिया है, तो आर और क्यू हम कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते ना, इसलिए हमारा डाटा अपर्याप्त है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बाजार में सर्वेक्षण 20% लोगों ने उत्पाद ए को चुना, 60% ने उत्पाद बी को चुना, जबकि शेष लोग अनिश्चित थे। देखो कोई भी चीज़ हमारी 100% ही होती है। अब 20% ए को चुन चुके हैं, 60% बी को चुन चुके हैं, तो कितने बचे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं चुना है, 20%, ठीक। 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं चुना है, ठीक। अब हमसे पूछा क्या, यदि जिन्होंने उत्पाद बी को चुना है, बी को कितने लोगों ने चुना है, 60% लोगों ने चुना है, ठीक है। ये मेरा किसका है, ये मेरा बी का है, ठीक। जिनने 60% चुना है और जिन्होंने कुछ नहीं चुना, उनके बीच का अंतर 720 है। मतलब इन दोनों का अंतर जो दिया गया है वो 720 है। तो इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 40% निकल के आएगा। 40% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 720 दी है। तो उन्होंने बोला है कि सर्वेक्षण में कितने लोग शामिल हुए, मतलब 100% की वैल्यू निकालना है। तो जब आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तब आप कैसे कर देंगे, 720 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। एक जीरो से एक जीरो गया, ये हमारा कर दो 18 चौको होता है 72, तो 1800 आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम, कहाँ से शुरू, यहाँ से, ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि बी 12 दिनों के लिए कार्य करता है फिर कार्य को छोड़ देता है, तो अकेला ए बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। वही है, देखो ये करेंगे, पहले हम ए लिखा, ए की वैल्यू हमारी कितनी है, मतलब ए कितने दिन में काम को कर सकता है, ए हमारा कर सकता है 18 दिन में। हमारा जो बी है, बी उसे कितने दिन में कर सकता है, बी हमारा कर सकता है उसे 15 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, एलसीएम यदि हम बात करते हैं तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 और 15, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90 होता है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 90।
18 पंजे 90, 15 छक्का 90। इन दोनों को ये जब दोनों में, तो हमारा टोटल काम कितना, टोटल काम हमारा 90 यूनिट है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम कर देते हैं, 11 यूनिट काम कर देते हैं। अब आगे दिया है कि 12 दिनों के लिए बी काम करता है। मतलब इन दोनों ने क्या किया है, 12 दिनों के लिए बी से काम करवाया है। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 6 यूनिट काम करता है। तो 12 दिन में कितना काम करेगा, 12 दिन में वो कर लेगा 12 6 72, मतलब वो 72 यूनिट काम कर लेगा। तो अब काम बचा कितना है, टोटल काम 90 था, 72 यूनिट कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना है, 90 में से 72 माइनस कर दो। सीधे सीधे समझ में आ रहा है हमारा कितना काम बचा है। अब हमारा काम बच गया 18। 18 यूनिट काम जो बच गया उसको ए करेगा। ए की कैपेसिटी कितनी है करने की, 5। करना कितना है 18, कैपेसिटी कितनी है 5 की, कर दो। 5 की है 15, 3/5, ये आंसर हो जाएगा। ये हमारे ऑप्शन में दिया है। ठीक, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये क्या है, 3 6 4 5 7 2 संख्या में 5 और 3 के स्थानीय मानों का योग निकालना है। ये तो कुछ ज़्यादा सिंपल है, आपको स्वयं कर लेना। टी शर्ट को 216 रुपये में बेच कर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। 12% लाभ कमाने के लिए उसे टी शर्ट को कितनी देर में बेचना चाहिए। ये भी बहुत सिंपल है, पर मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, हमको 216 जो दिया हुआ है वो हमारा सेलिंग प्राइस दिया है। हमें अब प्रॉफिट या लॉस हमें निकालना है। जब भी हम प्रॉफिट निकालते हैं या लॉस निकालते हैं, हम किस पे निकालते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारा सीपी क्या है, क्रय मूल्य क्या है। तो आप क्रय मूल्य मान लो कि क्रय मूल्य जो हमारा सीपी है वो हमारा एक्स है। एक्स का 4% हानि, 4% हानि एक्स की कितनी हो जाएगी, 96। 96 है ना, 96 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगी, बराबर हमारा कितना है, 216 है। ठीक, एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसको मैं एक मिनट सही कर देता हूँ। ये हमारा कितना है, 216 है। तो आप इसको उड़ा दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 से काटना चाहे तो 4 से काट दीजिए। वैसे ये चाहे तो अपना पूरा भी जा सकता है, लेकिन 4 से आप काट दो, आपको टेबल आती नहीं है ज़्यादा तो ना। 4 एक 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 चौका 16 हो जाएगा। इसको काटो, 4 पंजे 20, 4 चौका 16 हो जाएगा। फिर आप चाहो तो 2 से काट दो, ये हो जाएगा 12। इसको हम 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक, अब इसे और 3 से काटो, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 नंबर 27 हो जाएगा। 4 से इसको काटो, ये जाएगा 25 बार, और 25 नंबर कितना होता है, 225। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 225। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 225 तो ऑप्शन में नहीं है, अच्छी क्या बात है। अच्छा हाँ सॉरी, आगे उसमें क्या दिया है, 12% लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो अभी हमें से भैया 225 तो हमारा सीपी निकला है, 12% लाभ और कमा दो, मतलब इसका 112% निकाल दो। इसका 112 निकाल दो, तो देखो 25 नंबर 225, 25 चौको 100 होते हैं। 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8, 4 8 32, 28 को 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 252 आ जाएगा। ठीक, आंसर हमारा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन तो कुछ इसमें मेरे को लग नहीं रहा है करने लायक है। ये तो बिल्कुल बेसिक बेसिक वाले बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, पता नहीं एग्जाम में क्यों दिए, यही नहीं आ रहा मेरे को समझ में। ठीक है, इसमें तो वैसे देखो सॉरी, देखो इसको यदि करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, एस बराबर डी अपॉन टी होता है हमारा, हमको तो मालूम ही है, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी होता ही है। अब इसमें क्या दिया, एक रेलगाड़ी 3 घंटे के लिए 50 किलोमीटर की चाल से चल रही है। यदि 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रही है तो 3 घंटे में कितना चलेगी, 150 किलोमीटर, है कि नहीं। आगे क्या दिया है, उसके पश्चात 2 घंटे के लिए वो 75 किलोमीटर की चाल से चलती है। तो 1 घंटे में यदि 75 चल रहे तो 2 घंटे में भी 150 चलेगी, दोनों को जोड़ दो 300 आंसर आ जाएगा। पता नहीं क्या क्वेश्चन है, सब ऐसे ही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा मैं उन क्वेश्चंस को देख ले रहा हूँ जो हैं करने लायक, बाकी ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आप स्वयं कर लीजिए ना। समान दिशा में जा रहे दो स्कूटर को एक रेल पार करती है। यदि 30 सेकंड में रेल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 सेकंड में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती हो तो रेल की लंबाई बताइए। इसके इंग्लिश में पढ़ेंगे दी, a train passes two scooter moving in the same direction, okay, if the train travels at the speed of 60 kilometer in 30 second and 90 kilometer in 45 second, then what is the length of the train। अच्छा ये बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए इसको करते हैं। इससे पहले आपको एक कंसेप्ट ये पता होना चाहिए कि जब कोई भी वाहन एक दिशा में जाते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो जो उनकी स्पीड होती है ना, स्पीड 1 स्पीड 2 यदि है तो उनकी जो स्पीड है वो मेरी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, बड़ी में से छोटी स्पीड माइनस हो जाती है। दूसरी बात यह है कि आंसर को हमें एक जैसे यूनिट में निकालना पड़ता है। अब यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और हमारा जो आंसर दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है।
तो किलोमीटर पर घंटे को जब आप मीटर में बदलते हैं तो आप उस वैल्यू में 5/18 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं ताकि वो वैल्यू मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाए। बस ये दो कंसेप्ट के साथ ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा इजीली सॉल्व। एक मिनट में सॉल्व करता हूँ। देखिए अब इसमें जो हमको दिया हुआ है ये जो 60 दिया हुआ है और 45 दिया हुआ है, ये हमारी क्या है, स्कूटी की रफ्तार दी हुई है, गति स्पीड दी गई है। ट्रेन की गति क्या है, ट्रेन की स्पीड क्या है हमें नहीं पता, तो ट्रेन की स्पीड को मैं क्या मान लेता हूँ, ऐसे ही मान लेता हूँ। ठीक, ये मेरी ट्रेन की स्पीड हो गई, S4 स्पीड। और जो ट्रेन की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ट्रेन की डिस्टेंस में क्या मान लेता हूँ, D मान लेता हूँ। हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बराबर होता है S बराबर D/T, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इससे आप दो इक्वेशन बना लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए पहला हम जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो पहली हमारी ट्रेन मतलब ये हमारी ट्रेन रही, ट्रेन से जब पहली वाली गाड़ी निकलेगी तो उसमें हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई मतलब -60 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसको माइनस करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5/18 का, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। और आगे हम क्या लिखते हैं, डी, डी तो हमने डी माना है और टी हमारा कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। ठीक, ये 6×18, 6×5=30, ये थोड़ा इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे फाइनली तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बन के सामने आएगी। ऐसे ही एक और इक्वेशन हमारी सेकंड वाले से बन के आएगी। सेकंड वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, S-45 इजिकल टू, मतलब इसमें भी हमें 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इजिकल टू में हमारा कितना आ जाएगा, D/90, D/45। ठीक, ये दो इक्वेशन हमारी बन जाएंगी, एक ये बन जाएगी और एक ये बन जाएगी। ये दो इक्वेशन जब बन के तैयार हो जाएंगे उनको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 750। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप ये बिल्कुल मत समझना कि सर कैलकुलेशन नहीं करवा रहे हैं, इनके कंसेप्ट बताना जरूरी है क्यों, वरना पेपर बहुत लंबा हो जाता है। तो कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। ठीक, तो आप कैलकुलेशन स्वयं कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। और बाकी मैं आपको कंसेप्ट बताते चलता हूँ। जो कैलकुलेशन करने लायक होंगे उनको मैं करूँगा भी, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, पर अब ये इसको आप कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अभी है और एक प्रेम है, उनके पास टोटल 3,000 रुपये है। ठीक, तो दो व्यक्ति हैं, एक अभी और प्रेम, उनके पास टोटल कितना है, 3,000 रुपये है। तो लिख दीजिए A4 अभी, P4 प्रेम। ये दो व्यक्ति हैं जिनके पास टोटल कितना है, 3,000 रुपये है। ठीक है, हो गया 3,000। अब अभी ने 400 रुपये किसको दे दिए, प्रेम को दे दिए। अब सॉरी, अभी ने नहीं, प्रेम ने 400 रुपये किसको दे दिए, अभी को दे दिए। तो जब अभी को दिए हैं तो अभी के पास 400 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे। ये बात तो क्लियर है, जब अभी को देंगे तो अभी के पास 400 रुपये कम हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। और प्रेम ने दिए हैं तो प्रेम के पास 400 रुपये कम हो जाएंगे, सिंपल सा है। इससे जब देने के बाद पता चलता है कि अभी की राशि का 1/4 प्रेम के पास अभी भी है। अभी की राशि का 1/4 अभी भी उसके किसके पास है, प्रेम के पास है। तो 1/4 आप निकाल दीजिए। अभी की राशि का 1/4 किसके पास है, प्रेम के पास है। ठीक, इसे जब हम सॉल्व करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा इधर चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बची, देखो A+400 बराबर में कितना चला जाएगा, 4P माइनस 416 16। ये हो जाएगा हमारा A माइनस 4P इजिकल टू 16 में से 400 और 16 में 400 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000। सॉरी वो 1,600 है, तो ये हो जाएगा 2,000। क्लियर, ये हमारा 2,000 हो जाएगा। ये वैसे हमारा माइनस में हुआ है पर कोई बात नहीं। एक हमारी इक्वेशन ये बन के तैयार हो गई, एक ये हमारी पहली इक्वेशन मान लो, इसको दूसरी इक्वेशन मान लो। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। हमने 10th में विलोपन विधि पढ़ी है जिसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, उससे जब आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, अच्छा मेरे पास, मैं तो पहले सॉल्व कर चुका हूँ तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो P की वैल्यू निकलेगी, प्रेम की वैल्यू निकलेगी, प्रेम यहाँ पे फाइनली प्रेम की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1,000 रुपये निकलेगी। जब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो प्रेम के पास कितने रुपए बचेंगे, 1,000 रुपये निकल के आ जाएंगे। यदि प्रेम के पास 1,000 रुपये हो जाएंगे तो प्रेजेंट में प्रेम के पास कितने रुपए बचना चाहिए, प्रेजेंट में प्रेम के पास जो बचेंगे 400 रुपये कम बचेंगे। तो मतलब प्रेम के पास कितने बचेंगे, 600 रुपये बचेंगे, क्योंकि 400 रुपये दे चुका है ना वो, 400 दे दिए तो 600 रुपये बचेंगे। तो 600 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक त्रिकोण है
और समांतर चतुर्भुज जो समान आधार पर बनाए जाते हैं, दोनों के जो आधार हैं वो समान है, उनके क्षेत्रफल भी समान है। समांतर चतुर्भुज की यदि ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर, तो बताना है त्रिकोण की ऊंचाई कितनी होगी। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा है। यदि आपको फॉर्मूला पता है, त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है, ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल को मैं ऐसे बता रहा हूँ, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 होता है। ये होता है बी मतलब बेस, और एक होता है हाइट। ठीक। और यदि मैं बात करूँ हमारा समानांतर चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है, चतुर्भुज को ऐसा बना देता हूँ, समानांतर चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। अब यहाँ पे देखो बेस तो हमारे सेम है, लेकिन हाइट अलग अलग है, तो इसको हाइट 1 ले लेता हूँ, इसको हाइट 2 ले लेता हूँ। अब ये बोल रहे हैं कि क्षेत्रफल समान है, क्षेत्रफल समान है मतलब दोनों क्षेत्रफल को बराबर में रख दो। तो इस वाले को मैं हटा के इसके बराबर में रख देता हूँ, हट जाओ। इसको जब मैं बराबर में रखूंगा तो कितना आ जाएगा, b इंटू एच टू। 1/2 को 1/2 को यहीं रहने दो। बेस, अब इस बेस से ये वाला बेस मेरा कट जाएगा। h1 ये मेरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल की ऊंचाई तो पूछी हुई है, तो इसको यहीं रहने दो। h2 की वैल्यू हमको कितनी दी है, 5 दी गई है, तो h1 की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, 10। ये इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक, आपको समझ में आया ही होगा। चलिए अगली तरफ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि आपके पास दो वैल्यू दी हैं 3a और 15ab। इसका आपको क्या बताना, एलसीएम बताना है। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मेरा वो नंबर होता है जिसमें ये दोनों इंक्लूड होना चाहिए, इन दोनों की वैल्यू होना चाहिए। या फिर दूसरी लैंग्वेज में मैं कहूँ, एलसीएम मेरा वो नंबर होता है, एक ऐसा नंबर होता है, ठीक, जो दिए हुए जितने भी नंबर दिए गए ना, इन नंबरों, दिए हुए नंबर को डिवाइड कर दे, नंबर को डिवाइड कर दे, वो मेरा क्या होता है, एलसीएम कहलाता है। कुल मिला के मतलब मैं इसे ऐसा समझ लो कि यदि मेरे पास कोई भी नंबर है, मैंने एक नंबर ले लिया, दो ले लिया, और एक ले लिया 4, और एक ले लिया मैंने 6। यदि मैं बोलता हूँ इन तीनों का एलसीएम बताओ, तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 12 मेरा वो नंबर है, ये नंबरों से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। अच्छा एक्चुअली यहाँ पे को की जगह नंबर से लिखना चाहिए, जो नंबर से डिवाइड हो जाए वो ज़्यादा सही है। 2 से 12 भी जाएगा, 2 से 4 से भी ये 12 जाएगा, 6 से भी 12 जाएगा। अब ऐसे ही हमको देखना है ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे कि ये सारे की सारी वैल्यू चली जाए। तो देखो सिंपल ही हो जाएगा ये तो। एक मिनट इसको हटा देते हैं। देखो एक हमारी वैल्यू, हमारा जो भी आंसर होगा, आंसर में हमारा क्या होगा, 15 तो होगा ही होगा, ये बात तो सही है। तो 15 वाला आंसर क्या बोलो, ये ही दिख रहा है, 15 वाला आंसर तो ये हो जाएगा, ये देखो। ठीक। और यदि यदि आंसर में एक आध दो में और वैल्यू 15 होती तो हम ऐसे कर लेते, 15 तो होगा ही होगा, ए भी होगा और बी भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारी हमेशा जो आंसर होता है वो बड़ी वाली वैल्यू होती है। जैसे और 2 और 4 इन दोनों का यदि एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम कितना आएगा, 4। क्यों, ये 4 बड़ी वैल्यू है। या फिर यूं कहूं कि 4 मेरा वो नंबर है जो 2 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा, वो मेरा एलसीएम कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अब हमारे क्वेश्चन साइंस और अर्थमेटिक के आ गए। तो साइंस तो अपन अभी कर नहीं रहे हैं, तो अपन क्या अर्थमेटिक के कर लेते हैं। अभी जो रीजनिंग के हमारे क्वेश्चन थे वो हो गए हैं समाप्त। चलिए ठीक ना। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, हमको ये क्वेश्चन दी हुई है, यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा है, जब एक्स की वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर आ जाएगा। मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर आ जाएगा। देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है ये, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियरली विजिबल हो जाएगा। मेरे पास ये लिखा हुआ है, ठीक, अरे हट जाओ ना, मेरे पास ये लिखा हुआ है। अब मेरे को क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्स की वैल्यू जब फाइंड आउट करना है तो इसका मैं इसमें क्या करा दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, करवा दूंगा, और बाकी मैं थोड़ा इधर उधर वैल्यू भेजूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 3x माइनस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। एक्स एक्स एक तरफ कर दो, यहाँ लिख रहा हूँ सामने, एक्स एक्स एक तरफ करेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी, x, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। क्योंकि ये हमारा जो x है, ये हम 8 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो वैल्यू प्लस में हो जाएगी, तो आंसर हमारा प्लस में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, बहुत सिंपल है, इसमें तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन, इधर हो जाओ, ठीक है। इसमें क्या दिया है कि आयताकार हॉल की फर्श का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है, 960 दिया गया। यदि कारपेट का उपलब्ध आकार 6x4 है तो हॉल के फर्श को ढकने के लिए कारपेट की कितनी संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन और सिंपल होते हैं, इनमें पढ़ने में जरूर आपको टफ लगेगा, लेकिन वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या दिया गया, हॉल का क्षेत्रफल दिया गया। हॉल का क्षेत्रफल कितना दिया, 960। पहन कहाँ गया, ये रहा। हॉल का क्षेत्रफल कितना दिया, 960 दिया है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो क्षेत्र हमारा एरिया है ना वो कैसा, आयताकार है, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये तो पता होना चाहिए, लेंथ इनटू ब्रेथ।
होता है। अब यहाँ पे क्या है, कारपेट जो है, कारपेट का भी आकार हमको दिया गया है 6 और 4। 6 और 4 मतलब 6 × 4 जब मैं करूंगा तो कारपेट का जो एरिया निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 24, है कि नहीं? 24 निकल के आया। तो क्या करेंगे, ये टोटल एरिया है, टोटल जो क्षेत्रफल है, इसमें कारपेट के क्षेत्रफल से हम लगा देंगे डिवाइड। तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 चौके होता है 96, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40। सो इजी। क्लियर? यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो बस लाइक का बटन दबाइए और खुश हो जाइए। चलिए आगे करते हैं। ये वाले सवाल बच्चों वाले सवाल हैं यार, ये तो एफबी पे भी आपने देखे होंगे बहुत सारे, पर देखते हैं। चलो ठीक है, इसमें क्या दिया है देखो, 120। अच्छा मैं लिख देता हूँ तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ये मैंने ऐसा बनाया, ये मेरा कितना हो गया, 248 हो गया। ये मेरा कितना हो गया, 52 हो गया। ये कितना है, 144 हो गया। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 144 को सॉल्व कर दोगे। अब 144 मेरा अंडर रूट के अंदर है। अब जब 144 अंडर रूट के अंदर है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो वैल्यू जो मेरी बचेगी वो कितनी हो जाएगी, 12 प्लस अंडर रूट के अंदर चल रही है, ये कितना हो जाएगा, 52 प्लस ये ऐसा किया, ये कितना हो जाएगा, 248। अब इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये मेरा कितना निकल के आएगा, 64 निकल के आएगा। ठीक, अब 64 को मैं किस में जोड़ दूंगा, 248 में जोड़ दूंगा। ये अच्छा कैसे निकल के आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ निकल के आ रहा है, ये बात तो क्लियर है ना। यदि कभी वैल्यू ऐसी ही निकल के आती है, इस ये जो साइन होता है ना, ये ऐसा वाला साइन, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रूट। आपको रूट निकालना है, मतलब आपको 144 को ऐसा तोड़ना है कि दो दो पेयर बन के तैयार हो जाए। तो 144 को जब आप ब्रेक करोगे तो वो 12 में टूट जाएगा, मतलब 12 12 का जब स्क्वायर करते हो ना तब आपको 144 मिलता है। ठीक, अब इसको ऐसे यहाँ पे देखते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, चलो कर देते हैं। 8 में 4 जोड़ा होता है 12, 4 में 6 जोड़ा 10 और 11, 2 और एक हो गया 3, 312 आंसर आ गया। ये क्या गड़बड़ हो गया यार, ये तो एक मिनट जरा, 248 ही था क्या, हाँ है तो 248 ही। अरे देखो ना गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 64 नहीं आएगा, 64 तो अंडर रूट के अंदर रहेगा ना, 64 तो यहाँ पे आएगा, इनकी इसकी वैल्यू बन के आएगी 64। जब 64 को ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो किस में टूट जाएगा, 8 में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 248 प्लस 8, ये हो जाएगा। ये हट जाए भाई, इसकी ज़रूरत नहीं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 8 हो जाएगा 16, 4 और 1 हो जाएगा 5 और 2। अब हमको पता है 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का, पढ़ा ही होगा ये तो आंसर हमारा हो जाएगा 16। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए इसमें क्या दिया है, एक समानांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का जो अनुपात है। आसन्न कोण कौन सा होते हैं, आसन्न कोण का मतलब होता है पास पास वाले कोण। जो पास पास वाले कोण है ना उनका जो रेशो है वो कितना दिया है, 1:3 दिया है। तो बताना है छोटा कोण क्या होगा। कुछ भी मत करो, इन दोनों को जोड़ दो, आसन कोणों को ऐड कर दिया है। और हमारा इसमें कोई भी एंगल होता है वो क्या बोलते हैं इसमें चतुर्भुज में, वो हमारा कितना होता है, 180 का होता है। दो आमने सामने वाले एंगल होते हैं या फिर दो पास पास वाले एंगल होते हैं, उनका एडिशन ना 180 होता है। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 45 आंसर आ जाएगा। ये रहा। ये तो वैसे बचपन में आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, वही है। अब देखो ये कितना सिंपल है। यदि रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास ज्ञात करो। देखो ये तो मतलब इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से हो ही नहीं सकता। यदि परिधि दिया हुआ है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr ना। परिधि बराबर कितना दिया है, 44 दिया गया है। अब आप क्या करो, यहाँ पे वैल्यू रख दो, 2 का 2 रखेगा, पाई की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 22/7। जब तक वो नहीं बोल रहा है तब तक 3.14 बिल्कुल ना रखें। ये हो जाएगा r और ये हो जाएगा 44। तो देखो 22 से ये 44 कटा 2 बार और इस 2 से ये कट गया पूरी पूरी बार। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। अब ये भैया बच्चे बच्चे को पता है कि जो r होता है, r बोले तो r मतलब होता है त्रिज्या। और अब ये होती है त्रिज्या, तो व्यास क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। मतलब इसमें 2 का कर देंगे मल्टीप्लाई तो आंसर आ जाएगा हमारा एकदम ही आ गया 14। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर में चयनित होने की प्रायिकता बताइए। क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में एक स्वर के चयनित होने की प्रायिकता बताइए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। अच्छा पहले ये पता होना चाहिए कि प्रायिकता क्या होती है। वैसे मैंने बताई तो है लेकिन एक बार फिर भी फॉर्मूला लिख देता हूँ। प्रायिकता बराबर क्या होती है, रिक्वायर्ड केस होता है। रिक्वायर्ड रिजल्ट बोल दो, रिक्वायर्ड केस बोल दो, सब लोग अलग अलग बोलते हैं, कोई उससे अंतर नहीं पड़ता। लेकिन हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो हम ऊपर रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं, टोटल जितनी वो चीज़ है वो रख देते हैं। ये हो जाता है टोटल केस। तो हमको रिक्वायर्ड केस कितने चाहिए, हमको चाहिए कि एक वर्णमाला में स्वर, स्वर यानी क्या होते हैं,
हमारे इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, एक होता है ए, एक होता है ई, फिर आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं। 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 होते हैं स्वर। तो हमारे जो वोवल होते हैं ना, हमारा रिक्वायर्ड जो केस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5, 5 की हमें रिक्वायरमेंट है। और टोटल कितने अल्फाबेट हैं, टोटल होते हैं 26, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5/26। और ये रहा हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुकोषीय जीव, ये तो अपने करना नहीं है। समतल दर्पण, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, और इसको पकड़ लीजिए। चलिए ठीक है, इसमें क्या करना है, 7 टू द पावर m दिया है और ये दिया 343। 343 जो होता है मेरा, 343 को जब आप करेंगे, जब 7 की पावर 3 करते हैं तो आपको 343 मिलता है। अब ये मुझे कैसे पता चला, हो सकता है आपको पता ना हो, तो फिर आप वही करना जो बचपन में करते थे। 343 काटो, किससे गया, 7 से गया, 7 चौको 28, 7 9 63। फिर हम और काटेंगे 7 से, तो कितनी बार जाएगा, ओहो हट जाओ भाई, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। फिर हम 7 से काटेंगे तो 1 टाइम चला जाएगा। देखो तो 1 2 3 7 हमारा कितनी बार आ गया, 3 टाइम आ गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 743 इज इक्वल टू को हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर 3। समझ में आया। अब इसको जब हम ऐसा लिख सकते हैं तो बस यहाँ पे आ जाओ और सॉल्व हो जाएगा। तो जब हम यहाँ देखेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 7 टू द पावर m इज इक्वल टू 7 टू द पावर 3। बचपन में 8 क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब हमारे बेस सेम है और बराबर हैं तो जो पावर होती हैं वो भी इक्वल हो जाती है। तो m की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 3। ठीक। और यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल हंसते रहिए, खुश रहिए, सवाल सीखते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, ताकि हमको भी थोड़ा अच्छा अच्छा फील हो जाए। हाँ, आगे हम देखते हैं। ये तो कैंसिल लिखा हुआ क्वेश्चन है, छोड़िए, इसको नहीं कर रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 36 से जिसमें, एक मिनट, जिससे गुणा करने पर 36 पूर्ण वर्ग बन जाए। सॉरी, पूर्ण वर्ग तो है 36, पूर्ण घन बन जाए। सॉरी, घन, घन यानी क्या होता है, क्यूब। घन यानी होता है क्यूब। क्यूब यानी क्या होता है, मुझे पावर चाहिए कितनी, आई वॉन्ट पावर 3, जिसकी पावर होगी 3 वो मेरा हो जाएगा घन, क्यूब। ठीक। अब आप क्या करो, बहुत सिंपल है, 36 है, 2 से लगाओ कितना जाएगा 18, फिर 2 से लगाओ कितना जाएगा 9, फिर 2 से लगाओ, 2 से तो जाएगा नहीं, बिल्कुल मत लगाओ, 3 से करो, 3 से किया तो आया 3, फिर 3 से किया तो आया 1, कितना आ गया 2 2 3 3। अब एक बात बताइए, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। ठीक। अब कोई भी चीज घन होने के लिए, यदि कोई चीज क्यूब है या घन है, घन का मतलब उसमें 3 3 के जोड़े बनना चाहिए। पर यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे 2 का एक जोड़ा बन रहा है और 3 का भी एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन वो पूरा नहीं बन रहा है। इसमें किसकी कमी है, इस 2 में एक 2 की कमी है और इस 3 में एक 3 की कमी है। तो टोटल कितने की कमी है, 3 ये 2 ये, इन तीन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 6। ठीक। आई होप समझ आ गया होगा। फिर मैं बता रहा हूं, जैसे जब भी आप क्यूब निकालते हो, क्यूब निकालने के लिए आपको 3 3 का पेयर बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा 3 का पेयर नहीं बन रहा था, यहाँ पे 2 आया था 2 2 बार, एक्चुअली 2 2 2 बार आया था और 3 3 भी 2 बार आया था। तो इसको 3 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब हमारा 2 भी 3 बार आ जाए, 3 भी 3 बार आ जाए। तो अब हमने क्या किया, तो इसमें एक 2 की कमी थी तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 3 की एक कमी थी तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनली हमने कितने का मल्टीप्लाई किया, फाइनली हमने किया 6 का मल्टीप्लाई और हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे आ जाओ। आगे ये महात्मा जी बोल रहे हैं कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 713 रुपये है, 713 में उसे बेचा है और क्रय मूल्य है 620 रुपये, 620 में उसने खरीदा है, तो लाभ परसेंट बताओ। ये तो कुछ भी नहीं है, 713 माइनस 620 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 3, 11 में से 2 गए, बचा 9 और ये बचा 7 6, 93 बचा। तो 93 को रखो ऊपर, नीचे आएगा हमारा 620, क्योंकि नीचे हमेशा आता है CP और ये आ गया 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 15%। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 15%। ठीक। चलो आगे करते हैं। संयोजी ऊतक आ गया, ये तो हमें नहीं करना, अच्छा ये करना है, रुको। क्या दिया है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है 653 के अनुपात में दी गई है, यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 504 है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए ना, और पूछा क्या तो इसका आयतन क्या होता है। तो हमें पता है कि हमारा जो घन का वॉल्यूम होता है, घनाभ जो होता है, घनाभ का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, L/B/H, ये होता है। जगह थोड़ी कम है, इसको ऊपर कर देते हैं, चलो ठीक है ना। ये हमारा वॉल्यूम होता है,
बी की वैल्यू हो जाती। अब इसने क्या दिया, यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कितना दिया है, 504 दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का। तो चलिए मैं बता देता हूँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसमें वैल्यू रखना है। अब देखो मैंने आपको बताया है, यदि वैल्यू हमारे अनुपात के फॉर्म में दी है, रेशो के फॉर्म में दी है, तब आपको क्या करना है, तब आपको उसको x के फॉर्म में मान लेना है। तो मान लीजिए, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6x, और एक हो जाएगी 5x, और एक और जो है वो हो जाएगी 3x। तीनों को कर दो, यहाँ पे वैल्यू रख दो, आंसर निकाल लो। हमने ये रखा। अब देखो l और b, अब मैं यहीं से कर देता हूँ, ये तो मेरा l है, ये मेरा b है, ये मेरा h है। जब इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई किया, 6 का 5 में मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 30 आ गया। और जब x है, x का x में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड टाइम में क्या करूंगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करूंगा, 5 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 15x, और स्क्वायर भी आ जाएगा क्योंकि 2 बार x है। ऐसा ही पहली वाले का और लास्ट वाले का करूंगा, 6 थी 18, 18 एक्स स्क्वायर, ये देखो आ गया। अब आगे इसे और सॉल्व करो, आगे इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक और बात मैं बताना भूल गया कि इसके बराबर में मेरा क्या आएगा, इसके जो इक्वल है ना, इक्वल में मेरा कितना रखना, 504 रखना पड़ेगा, क्योंकि वो वैल्यू मेरे की दी है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, चलो हट जाओ, जगह की थोड़ी कमी है, मेंटेन करना पड़ेगा। इस इक्वल टू में हम कितना रखेंगे, इक्वल में हम रखेंगे 504। अब यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी फाइनली, क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन है तो मैं बता दे रहा हूँ, x की वैल्यू मेरे पास आएगी 504 डिवाइडेड बाय 126। ठीक, अब जब इसको आगे मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू निकल के कितनी आएगी, 4। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 4 है, तो फाइनली x की वैल्यू मेरे पास निकल के कितनी आएगी, 2। x की वैल्यू 2 निकल के आएगी। तो अब इस वैल्यू को मैं कहाँ पे रख दूंगा, यहाँ पे जो मैंने वैल्यू मानी थी ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा वैल्यू। एक वैल्यू मैंने 6x मानी थी, एक मैंने 5x मानी थी, और एक मैंने कितनी मानी थी, 3x मानी थी। इनमें वैल्यू रख देता हूँ। जब 6 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 12। जब 5 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 10। और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 6। एक ये, एक ये, एक ये। पेन का कलर चेंज किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। मेरी एल ये निकल आया, बी ये निकल आया, एच ये निकल आया, मतलब 12, 10, 6। अब इन तीनों वैल्यू को उठा के इसमें रख दो कि आपका वॉल्यूम आ जाएगा। यही तो पूछा, वॉल्यूम मतलब आयतन पूछा है, तो वो रख दो। 12 इंटू 10 इंटू 6, 12 6 होता है 72, 72 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 720। मेरे पास जगह की कमी है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 720, तो ऑप्शन में है 720, बिल्कुल जी ऑप्शन में है 720, यही हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या दिया है, आगे दिया है, कलर वही करते हैं, अच्छा लगता है। आयर की आसन्न भुजाओं का अनुपात दिया है 5:12। यदि आयर का परिमाप दिया हुआ है 34, तो विकर्ण की लंबाई बताइए। अच्छा, इसको डायग्राम से बता देता हूँ तो समझ में आसानी से आ जाएगी। ये है आयत, अब इसकी आसन्न भुजाएं, मतलब देखो विकर्ण भी होता है आयत में, ये विकर्ण है। पास पास की जो भुजाएं हैं, किसी को 5 मान लो, किसी को 12 मान लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसका जो परिमाप दिया है, परिमाप दिया है 34। अब देखो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी, ये होता है परिमाप। अब ये 2l प्लस बी मेरा कितना दिया है, यही तो दिया है मेरा 34। 2 से 2 कट गया, 2 से 34 कट गया 17 टाइम, तो l प्लस बी की जो वैल्यू मेरी निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 17। ठीक, आगे क्या दिया है, विकर्ण की लंबाई आपको हमें बताना है। तो जब हमारी l प्लस बी की वैल्यू निकल के आ गई है 17, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका निकाल लेंगे, पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। तो जो आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, l इंटू बी होता है। l की वैल्यू कितनी है, 12 है, बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, मतलब कुछ भी वैल्यू आगे पीछे कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, l इंटू बी मेरा आ गया 60, और l प्लस बी मेरा कितना आ गया, ये मेरा आ गया 17। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब आप हमको ऐसे दो नंबर देखना है जिनका मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए, और जब प्लस माइनस करें तो हमारा 17 आना चाहिए। अब ऐसे मैं इतना लंबा कर क्यों रहा हूँ। अच्छा, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, देखिए ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, आधी अधूरी सी सवाल कर रहे हैं। तो अब ये पूरा नहीं हुआ यार, यहाँ पे भावनाओं में जल्दी बह गया। यहाँ देखो, यहाँ पे वैल्यू रख दो, एल की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है, तो यहाँ पे रख दो 5x। यहाँ पे कितनी दी है, 12 दी है, तो 12x। अब x कहाँ से आया, क्योंकि जब भी रेशो में दिया रहता है उसे x के फॉर्म में मान लेते हैं, अच्छा रहता है। तो यहाँ से जब मेरी x की वैल्यू निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के कितनी आएगी, 5।
एक्स की वैल्यू निकल के कितनी आएगी, 1 आएगी। अब इस 1 का मैं क्या करूंगा, इस 5 में भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आएगा, और 12 में भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने वैल्यू मानी है ये वैल्यू सही है। ठीक, कुल मिला के बात ये है, ये जो वैल्यू मैंने मानी है वो वैल्यू सही है। आप चाहो तो ये 5 की जगह 12 और 12 की जगह 5 कर सकते हो, वरना बोलो कि अरे अरे फिर से वही आ गया, वरना बोलो कि ये कहाँ से क्या कर दिया, वो कर सकते हो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इसको 12 मान लो, इसको 5 मान लो, जैसा मानना चाहो मान लो। अब आप क्या करो, अब आप इसमें कर लो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो लगाओ और आंसर निकालो। मतलब आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। एक्स मत मानो, वरना बोलो एक्स की वैल्यू तो 1 है। ओहो गड़बड़ हो गया, एक बार और, ठीक है। अब एक्स की यहाँ पे आप क्या मान लो, आपको बाय मतलब बाय निकालना है आपको ना, ये बाय बना हुआ है। अब बाय की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, आपने बचपन में पढ़ा हुआ ना, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये वैल्यू रख दो। तो कर्ण की वैल्यू निकालना है, तो कर्ण को मैंने बाय स्क्वायर माना है तो बाय ही रहने दो। आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, कितना आ गया 169। तो बाय की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी 13। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 13, और ऑप्शन में कहाँ है, ये है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा मैथ का रहा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये है। इसमें देखिए आपको क्या निकालना है, भागफल निकालना है, मतलब इसमें इसका आपको भाग देना है। ये वैसे बहुत आसान होता है, वैसे मैंने बताया नहीं, चलो आज मैं बता देता हूँ। ये इसमें एक्चुअली टाइम लगता है इसलिए मैं बताता नहीं हूँ, पर चलो मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ छोड़े ना। किस में डिवाइड करना है, 4x3 माइनस 2x² माइनस 3, ठीक ना। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसको देखना है, बहुत अच्छे से देखना है, देख लिया, उसके बाद फिर इसको भी देखना है, इसको भी देख लिया। अब हमारा क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा दिया है ये क्यूब x की पावर 3, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, इसमें एक x को बढ़ाना है, किसमें, इसमें एक x की कमी है तो हमें एक x लेकर आना है। ठीक, अच्छा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हमें क्या लेकर आना है, एक x की कमी है तो हमें एक x लेकर आना है, हमें एक x लेकर आना है। ठीक है, एक और किस चीज़ की कमी है, यहाँ पे तो हमारा 4 भी दिया हुआ है, यदि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, मतलब इस वाले फंक्शन में इसमें कितने की कमी है, 2 की और कमी है, मतलब हमें 2x लेकर आना है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं 2x का इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 2x² में, जब मैं 2x का 2x² में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा वही जो मुझे चाहिए। और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये जैसा फंक्शन। चलो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी 4, एक्स का हो गया x3, फिर 2x का 1 में भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब क्या करो, काट दो, ये माइनस ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ये माइनस कहाँ से आया, हम सॉल्व करते हैं प्लस माइनस करने के लिए, मतलब ताकि वैल्यू कम हो जाए। ये कट गया तो ये तो हो गया 0। अब यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे तो 2x आ गया है, ये 2x आ गया, लेकिन ऊपर क्या है स्क्वायर, बड़ी वाली वैल्यू, तो बड़ी वाली वैल्यू को आगे रख लो। बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या साइन आया है 2x², और इसके साथ हमने क्या कर दिया, ये देखो ये हमने प्लस लगा दिया है इसके साथ, तो इसको हम लिख लेंगे प्लस में 2x, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है एक ऐसी वैल्यू का मल्टीप्लाई जिससे कि ये पूरी की पूरी वैल्यू हो जाए कैंसिल। अब ये वैल्यू है मेरी प्लस में, ये वैल्यू है माइनस में, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो काम बन जाएगा मेरा। मैंने जब -1 का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -2x²। इस 2 का इसमें भी वन का इसमें 1 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -1 आया। ऊपर करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा ये माइनस से प्लस हो जाएगा, अब इसके नीचे माइनस लगाए तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये आपस में कट गया तो ये तो हो गया 0। अब यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, यहाँ पे रखूँगा, देखो अब हमारा जो आंसर निकला है वो इन 2 ही फॉर्म में निकला है, आगे तो सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे हमारा बच जाएगा 2x, और ये हो। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, आ जाओ, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम यानी क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। अब हमें यह पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के जो कोण होते हैं ना, विपरीत कोण जिसको हम बोलते हैं, जैसे मेरा ये कोई हमारा डायग्राम बन गया तो इसके ये आमने सामने के जो एंगल होंगे ये मेरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी दोनों की बराबर, 61 - x, ठीक। x को इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, 5 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो हमारा ये माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, सही है ना, ठीक है। यदि हम x को और 66 नहीं, सॉरी 66 कैसे होगा,
5 माइनस जब हम करेंगे तो एक गया तो 60 और 4 और माइनस गए तो 56, ये हो जाएगा। जब हम x की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल आएगी 14, x की वैल्यू निकल के आ गई 14। अब हमसे पूछा क्या कि कोण क्या होगा, तो आप वैल्यू रख दीजिए, आप इसमें वैल्यू रख के देखिए, इसमें वैल्यू रख के देखिए, तो हमारा एंगल निकल के आ जाएगा। एंगल निकल के हमारा कितना आ जाएगा 47, ये आंसर है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिले। घर पर रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।